जी हाँ दोस्तों, आज का बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है कंप्यूटर करेंट। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर करेंट में आज आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। जो कंप्यूटर के संबंधित क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे प्रश्न पत्र में, तो आज उसी के अंतर्गत हमें पढ़ना है कंप्यूटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ी से। तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी 1940 में आई थी, जिसका शस्त्र रहा है 1940 से 1956। जी हाँ दोस्तों, प्रथम पीढ़ी जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर आया था वो 1940 में आया था। जी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल उमेश एग्ज़ाम स्टडी पॉइंट में। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास बहुत जल्दी आएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे कंप्यूटर की जो पीढ़ी है। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का शुरुआत जो हुआ है 1940 में हुआ था, और 1940 से प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन आई थी। इस जनरेशन में जो कंप्यूटर बनाया गया था वो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए मार्क कर रहा हूँ, इसको आप देख लीजिएगा। वैक्यूम ट्यूब जो है टेक्नोलॉजी का इसमें प्रयोग किया गया था। इसमें जो मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था। तो क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है कि पहली बार प्रथम कंप्यूटर का पहला जनरेशन जो है किस सन में आया हुआ था। तो वो है 1940 से 1956 तक का इसका जो रहा है जनरेशन काल। इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस जनरेशन में किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो वो है वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। और इसमें जो मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था, ये कुछ अनछुए से बातें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और इसमें मेमोरी के तौर पे चुंबकीय टेप और पंच कार्डों का यूज हुआ था। चुंबकीय टेप और पंच कार्ड का यूज इसमें हुआ था। इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर के नाम आपके यहाँ दिए गए हैं, स्क्रीन पे देखिए। ENIAC, ENIAC, दूसरा EDSAC, EDSAC, एडवैक, EDVAC और यूनिवैक 2 आया था। और इसके अलावा भी हैं, आप देख सकते हैं। IBM है 701, IBM 2 650, मार्क 2, मार्क 3 एंड बेरोज। बेरोज 2202 मैंने 2202 ENIAC का ये भी है एडिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य सभी दोस्तों को जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका हमारे इस क्लास में। और आप आज हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं। लूसेंट में इसका बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। 5 क्वेश्चन लगभग आना ही आना है कंप्यूटर से, जो कि हम पीढ़ियों से ज़्यादातर आ जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है सीखना, समझना और याद रखना। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सामने अब आ रहा है। दूसरी पीढ़ी जब स्टार्ट हुई थी, उस टाइम में दूसरी पीढ़ी का स्टार्ट जब हुआ था तो वो था 1956 और
1956 से लेकर 1963 तक दूसरा जनरेशन था कंप्यूटर का। कंप्यूटर का दूसरा जनरेशन 1956 से 1963 था। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्वितीय जनरेशन सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर कब आए थे, तो उसमें सही है 1956 से 1963। याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर के क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे नंबर दे जाते हैं परीक्षाओं में। तो देखिए आपके सामने है द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत 1956 से 1963 में मानी जाती है। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर लगा हुआ था, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले पीढ़ी में मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था और वैक्यूम टेक्नोलॉजी का उसमें यूज़ किया गया था। द्वितीय पीढ़ी में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय पीढ़ी के जो थे कंप्यूटर, उसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। जी हाँ, ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था और इसका विकास विल्सन शॉकली ने किया था 1947 में। इसमें असेंबलिंग भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा इसमें असेंबलिंग भाषा का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात है, इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में IBM जो है वो 1401 प्रमुख था। बहुत ज़बरदस्त चला है, लोकप्रिय, बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन भी हुआ है। इसके अन्य कंप्यूटर IBM 1602, IBM 7094, CDS 3600, CA 501 और यूनिवेक 1107 रहा है। चलिए हम तीसरे पीढ़ी में चलते हैं। तीसरा पीढ़ी का जो स्टार्टिंग हुआ था ये 1964 से 1971। जी हाँ, आपने पीछे वाले पीढ़ियों में पढ़ा है, असेंबलिंग भाषा का प्रयोग इसमें किया गया था और इसमें वैक्यूम टेक्नोलॉजी के बाद जब सेकेंड पीरियड में हम आए थे तो उस टाइम में यूज हुआ था ट्रांजिस्टरों का। अब तृतीय पीढ़ी स्टार्ट हो रही है, 1964 में ये हुई थी और इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे 1964 से 1971 में आए थे और इसका मेन कंप्यूटर का जो पार्ट है तीसरी पीढ़ी में जनरेशन बहुत ही ज़बरदस्त हो गई थी। जो 1964 में मानी जाती है जनरेशन में IC लग गई थी, इसमें IC का भी यूज हो गया था। IC का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। जी हाँ दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये क्या है कि ये सब सारे क्वेश्चन आपको पूछ लिए जा सकते हैं डायरेक्टली, तो इन सब क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए IC का जो यूज हो गया था उस टाइम से IC का जो विकास है, विकास के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें 1958 में इसका विकास जैक किवली ने किया था। IC टेक्नोलॉजी जो है SSI मार्क का प्रयोग किया जाता है। इसमें SSI जो पद्धति है, ये SSI का पूरा नाम होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। जी हाँ, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। और इस लेवल में भाषा का प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गया था। इसमें इन सब मेमोरियों में चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप देख लीजिए
तीसरे जो पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी, उसमें चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया जाता है। पहले वाली में आपने पढ़ा कि उसमें वैक्यूम ट्यूब का टेक्नोलॉजी, वैक्यूम टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। दूसरे में आया था उसमें ट्रांजिस्टर लगे हुए थे। तीसरे में चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया जाता है। इस पीढ़ी में कंप्यूटर जो होते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया था। मल्टी प्रोग्रामिंग जो कि होने के वजह से IBM 360 और IBM 370 की जो सीरीज है बहुत ज़्यादा चली है। इसके बाद से यूनिएक की श्रृंखलाएं जो हैं ये भी खूब चली हैं। यूनिएक की जो श्रृंखला है 9000 और हनीवेल 6000 तो नहीं चला है, लेकिन 9000 ज़्यादा चल रही है। अब आइए चलते हैं चौथी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी का जो काल रहा है वो 1971 से 1989 रहा है। इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं इसमें IC जो टेक्नोलॉजी थी इसको विकसित रूप में VLSI कर दिया गया। इस चौथी पीढ़ी के जो जनरेशन के कंप्यूटर हैं उसमें VLSI टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा, जिसका पूरा नाम है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। हाँ दोस्तों, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रोग्रामिंग का यूज भी होने लगा। ये इसको बनाने में एक चिप लगती है, सिलिकॉन चिप, और सिलिकॉन चिप का प्रयोग होने लगा था चौथे पीढ़ी के कंप्यूटरों में, जिससे माइक्रो कंप्यूटरों में माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग है, माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा। सारे परिपथों को एक जगह इकट्ठित करके माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा काम किया जाने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पाँचवीं पीढ़ी में। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में जो कंप्यूटर थे यह मानी जाती है 1989 में पाँचवीं पीढ़ी का आविष्कार हुआ। और इसमें क्या है कि IC का तकनीक का यूज होने लगा, ULIC का प्रयोग होने लगा। ULIC का पूरा यहाँ देखिए पूरा फुल फॉर्म लिखा हुआ है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, पीछे भी आई थी। इसमें हाई लेवल की प्रोग्रामिंग होने लगी। इसमें GUI इंटरफेस का प्रयोग होने लगा और C++ का इसमें यूज भी होने लगा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंप्यूटर की उत्पत्ति तथा परिभाषा। तो इसमें क्वेश्चन आएगा, ऐसे नहीं आएगा। कंप्यूटर करेंट आप पढ़ रहे हैं, इसमें क्वेश्चन आएंगे जैसे कि इसमें क्वेश्चन आएगा कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का पूरा अर्थ क्या है। तो उसका अर्थ होता है सी से होता है गणना, जिससे गणना किया जा सके। क्रियाशीलता, जिसमें ऑपरेशन का काम हो, कोई भी काम करने में ऑपरेटिंग का काम किया जा सकता है। यांत्रिक, जो विद्युत से चलायमान हो। प्रोसेसिंग हो, जिसमें कार्य की प्रोसेसिंग भी की जा रही हो। यूजफुल हो, माने बहुत उपयोगी हो, हर प्रकार से प्रयोग किया जाए। शब्दकोश का पूरा भंडारण हो और इसका विस्तृत लेवल हो। विस्तृत का मतलब आप समझ ही रहे हो, बृहद रूप से प्रयोग किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, तो इसका मतलब अर्थ ये हो जाता है
कंप्यूटर के तत्व पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इसका प्रयोग गणना, प्रक्रिया, यांत्रिकी अनुसंधान और शोध कार्य में किया जाता है। COMPUTER कंप्यूटर। इसमें से लुसेंट में पूछ सकता है आपको कि कंप्यूटर के पी का क्या मतलब है, कंप्यूटर के पी का क्या मतलब है। तो उसमें दिया रह सकता है गणना, क्रिया, यांत्रिक, उपयोगिता और प्रक्रिया। तो इसमें आपको यही ध्यान देना है कि इसका क्या मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में जैसे ही हम प्रवेश करेंगे तो हमारे सामने आएंगी अगली पीढ़ी के जो नैनो कंप्यूटर थे, वो नैनो कंप्यूटर की पद्धति छठवीं जो पीढ़ी आई, अगली पीढ़ी जिसको कहा जाता है, उसमें स्टार्ट हो गया बनना, नैनो स्तर पे बनने लगा। यह 10 से 9M नैनो स्तर के बनना स्टार्ट हो गया। नैनो ट्यूब का इसमें प्रयोग किया जाने लगा। यह बहुत विशाल क्षमता से यूज किया जाता है और कंप्यूटर के विकास में पूर्ण इसमें विकास हुआ है, पूरी क्षमता के साथ इसमें विकास कार्य किए गए हैं। क्वांटस कंप्यूटर भी इसमें आए। क्वांटस कंप्यूटर का मतलब होता है कि आंकड़ों का संग्रहण इसमें बड़ा कर दिया गया, संग्रह की क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा हो गई। क्वांटम कण कहे जाते हैं जो आंकड़ों के संग्रह में रखने का जो समूह होता है, ये कई भागों में बटा होता है। बीट, बाइट, MB, KB इसके भाग हैं। तो आप चलिए आगे देखते हैं। आगे आप देखेंगे एप्लीकेशन के आधार पे कंप्यूटरों के प्रकार। तो एप्लीकेशन के आधार पे कंप्यूटरों के प्रकार में आप देखेंगे एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर का मतलब होता है जो भौतिक मात्राओं को नापने का कार्य करता हो, उसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। इसका यूज हमेशा इंजीनियरिंग क्षेत्रों में होता है। जी हाँ, इंजीनियरिंग क्षेत्रों में इसका यूज होता है। प्लीज़ आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे कि नई वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच सके। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक करंट अफेयर के क्वेश्चन पहुंचाया जाए जो कंप्यूटर से आते हैं। हर परीक्षाओं में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनालॉग कंप्यूटर आपने समझ लिया। एनालॉग कंप्यूटर होता है जिसमें कि डिजिटलाइजेशन की जो काम होता है डिजिटल कैटेरिया में, वो इंजीनियर लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको। और उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर का जो अधिकतर काम है वो गणना करने से है। अधिकांश जगहों पे अब तो डिजिटल कंप्यूटर ही प्रयोग हो रहा है, हर जगह प्रयोग हो रहा है। चलिए अब इसके बाद आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का कंबाइंड होते हैं, जो दोनों के काम को आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मिश्रित कंप्यूटर कर दिया जाता है, दोनों का मिश्रण बना दिया गया, इसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाने लगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया फाइलों का एक्सटेंशन, आपको हम बता दे रहे हैं अपने इस डॉक के माध्यम से कि फाइलों का एक्सटेंशन कैसे और क्या लिखा होता है। तो पहला नंबर है .docx लिखा रहेगा। यह टेक्स्ट फाइल जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में XML डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ की जाती है। ऐसे ही ये डॉक फाइलें हैं, जैसे .log है, ये लॉग फाइल के लिए यूज़ की जाती है। .msg है जो आउटलुक मेल मैसेज जो होते हैं, आपने देखा होगा आउटलुक मेल मैसेज, उसमें यूज़ किया जाता है। उसी तरीक़ा से
.cgi है जो कॉमन गेटवे में यूज होती है, और इंटरफेस स्क्रिप्ट है जिसका पूरा फुल फॉर्म CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस स्क्रिप्ट .com। जी हाँ, बहुत वीडियो में आपने लगा रखे होंगे .com, देखते होंगे लगाना पड़ता है। तो .com का ज़्यादा यूज होता है डॉस कमांड के लिए। जी हाँ दोस्तों, .com का यूज होता है डॉस कमांड के लिए। वहीं .ex का यूज होता है .ex का यूज होता है विंडो के एक्जीक्यूटेबल फाइल जो बनती है उसमें यूज होता है। वहीं देखिए ODT है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट जिसको बोला जाता है। वहीं गैजेट है विंडो की, तो उसे .गेट बोला जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण आपको बात बता दें, इसमें .jar जो है जावा एक्टिव फाइल जो होती है, ये अब एंड्रॉयड के आने की वजह से अभी हम लोगों के मोबाइलों में कम यूज हो रही है। पहले इसी का यूज होता था, एंड्रॉयड अब आई तो ये ख़त्म हो गई, मान के चलिए छिप गई। इसका कंप्यूटर में ही अब यूज होता है बस। .पेज का यूज होता है पेज का जो डॉक्यूमेंट होता है इसके लिए। .rtf जो होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल। वहीं .text का मतलब होता है लॉटेक्स सोर्स डॉक्यूमेंट्स। .vb का मतलब होता है VB स्क्रिप्ट फाइल, और .wsf का मतलब होता है विंडोज स्क्रिप्ट फाइल। जी हाँ, अब आइए हम पढ़ते हैं जो शब्दकोश हैं, थोड़े से कंप्यूटर में यूज हो जाते हैं। जैसे ALGOL, इसका फुल फॉर्म होता है एल्गोमेथिक लैंग्वेज। जी हाँ, कंप्यूटर एल्गोरिथम का यूज करता है ज़्यादातर लैंग्वेज का। वहीं ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इससे ये करेंट अफेयर में ज़्यादा पूछे जाएगा। जी हाँ, ये करेंट अफेयर का ज़बरदस्त है क्योंकि इससे ज़्यादा पूछा जाएगा। ये इसको आप कॉपी पर नोट कर लीजिए, और क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यही मेन है जहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। जी दोस्तों, ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। AMD का मतलब होता है एडवांस माइक्रो। जी हाँ, इसका मतलब होता है एडवांस माइक्रो डिवाइस। एडवांस माइक्रो डिवाइस। एडवांस माइक्रो डिवाइस AMD। वहीं API का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। वहीं ASP का मतलब होता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। बेसिक का मतलब होता है बिगिनर एंड ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। जी हाँ दोस्तों, VOS। जी यस, बहुत बेहतरीन अब आया है आपके सामने, देखिए ये ज़्यादा यूज होता है। बायोस जिसे कहते हैं, BOS, कंप्यूटर की यही जान है सर। एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपके पास वीडियो जल्दी से पहुंच जाएगी और आपको आसानी होगी हमारे हमसे जुड़ने तक और अपने करंट अफेयर जानने तक। जी हाँ, बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसी से कंप्यूटर का ज़्यादा लिंकिंग है।
ये मस्ट है, इम्पोर्टेंट है, बेसिक भी इम्पोर्टेंट है। उधर बिट्स होता है बाइनरी डिजिट, बीपीआई होता है बाइट्स पर इंच, कैड, जी हाँ कैड का यूज होता है। आप जानते हैं कैड का बहुत इस टाइम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ बहुत टाई अप है, जी हाँ, क्योंकि कैड से कंप्यूटर का ऐड डिज़ाइन की जाती है। काल से कंप्यूटर एडेड लर्निंग। सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, जी हाँ सीडी मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। अब सीडीओ का यूज होना धीमे धीमे बहुत कम हो गया है, क्योंकि बड़े बड़े पेन ड्राइवें आ गई, इसलिए सीडी पहले यूज होती थी। और सीडीएमए का मतलब होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। डीबीएमएस डीएमएस का मतलब होता है डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। डीएमए डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, जी हाँ ये है कुछ फुल फॉर्म आपके सामने। डीएनएस डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। डॉस ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़बरदस्त है। डॉस डॉस का मतलब डिस ऑपरेटिंग सिस्टम। करंट अफेयर में इससे बहुत इस सब चीज़ों से तो थोड़े से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें आपको चूज करना होगा। जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीपीयू का मतलब होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। जीयूआई और जीपीयू ये आप ध्यान दीजिएगा, दोनों मिलते जुलते से बहुत असर पड़ता है। हार्ड डिस्क, जी हाँ दोस्तों हार्ड डिस्क जब हम कंप्यूटर खरीदने जाते हैं, इस चीज़ का बहुत ही ज़बरदस्त हम क्वेश्चन करते हैं दुकानदार से कि भैया बता दो हार्ड डिस्क कितने जीबी की है। अभी बहुत बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क से आ रही हैं दोस्तों, 2 TB 1 TB तक आ रही है, इससे ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। 4 TB आएगी अब उसके बाद देखते हैं एसडीएल है। एसडीएल का मतलब होता है हार्डवेयर मार्कअप लैंग्वेज। एसडीएल का यूज़ कंप्यूटर भाषा में कंप्यूटर प्रोसेसिंग करते समय की जाती है, जो डायरेक्टरीज बनाई जाती है उसमें की जाती है। डीटीपी हाई प्रोटेक्टेस्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। हाइपर टेस्ट इसमें यूज़ करने के लिए एचटीटीपी हम हर फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, देखिएगा उसका जो लिंक होता है उसमें यूज होता है। होम पेज पे देखिएगा उसमें लिखा होगा STTP। तो आपने यहाँ तक देखा, इसका मतलब होता है हाइपर टेस्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। जी हाँ आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपीसी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन। और भी महत्वपूर्ण अब क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, जैसे कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, उसी लैन मैन वैन का पूछ लेता है। जी हाँ दोस्तों लैन मैन वैन तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। एमडीआई का मतलब होता है एमडीआई का होता है मल्टी डॉक्यूमेंट्स इंटरफेस। वही एमआईपीएस का मतलब होता है मिलेनियम इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो ये ज़बरदस्त है, ये कंप्यूटर का बहुत ही इसमें यूज होता है। कंप्यूटर इसी के लिए कंप्यूटर कहा गया है, जो कि आम जन नहीं कर पाएंगे इतना तेज़ी से जो कंप्यूटर करता है उसका काम। मिलीनियम गणनाओं को बहुत सेकेंडों में कर देता है। उसके बाद से आप देखिए एमडीआई मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स इंटरप्रेस हो गया। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी।
राम भी है ये, तो इसको इंग्लिश है RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जी हाँ। वहीं UI का मतलब होता है यूजर इंटरफेस, UL का मतलब होता है अपलोड, URI का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। थोड़ा सा गलती हो अगर प्रोनाउंसिएशंस में तो प्लीज़ सॉरी इसके लिए। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। भैया हम भी हैं पढ़े लिखे उस स्कूलों से, और इसमें हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन का हमारे देश में समस्या रहती है, सभी के साथ नहीं, लेकिन जो ज़्यादा यूज करते हैं इंग्लिश का तो उनका तो सही रहता है। हम लोग बात करने में ज़्यादा यूज़ हिंदी का करते हैं, इसलिए प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी लचक आती है, जिसको कि ये गलतियां हैं, होनी नहीं चाहिए, नहीं तो इससे भी नंबर पर बहुत असर पड़ता है।